हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्स एंड द सॉइल्स ऑफ बिहार। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, रिवर्स के बारे में बात किया था, उसके पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है ज्योग्राफी ऑफ बिहार का, और इसमें हम बात करने वाले हैं जो सॉइल्स हैं बिहार के अंदर, कौन कौन से मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन से झील है, किनका क्या महत्वपूर्ण है, सब कुछ के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैप से डिस्कस करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि समझ ज़्यादा विकसित होगा और हम सवालों को गलती ना कर पाएंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे होंगे, इसमें जो भी झील है आपको उसका दिखाई दे रहा, कौन कौन से झील कहाँ पे हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे, किसका क्या महत्वपूर्ण है वो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, हम पहले बात करेंगे इधर वेस्ट चंपारण में तो एक झील है सेमरी वन जो पट्टी सरैया मान झील। ठीक है, आप बस नाम याद रखिए कि सरैया मान झील कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है। जिसका जो महत्वपूर्ण होगा मैं उसको बताऊंगा, और जो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए सोनबर्ग मन हरिसिद्धि मोती झील, तो मोती झील कहाँ है, ईस्ट चंपारण में। सरैया मान झील कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, अब देखिए दरभंगा में आते थे, एक आपको झील दिखाई दे रहा है कुशेश्वर स्थान झील। इसका कहीं कहीं नाम आपको देखने को मिलता है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है भाई, तो दरभंगा में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो कुशेश्वर स्थान झील है इसके बारे में कुछ अगर आपको मैं बता दूं, इसको पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया 1972 में। 1972 में इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला, वर्ड सैंक्चुअरी। ठीक है, वर्ड सैंक्चुअरी। तो ये ध्यान होना चाहिए कि कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, तो दरभंगा में। तो कभी कभी कुशेश्वर झील ना लिख के कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य पूछ दे तो आपका ध्यान में होना चाहिए कि है कहाँ भाई, दरभंगा में। अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी में तो वर्ड सैंक्चुअरी। ठीक है, जहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये हो जहाँ पे प्रवासी पक्षियां आती है, रहती है, ब्रीडिंग करती है। तो इस तरह से ये कुशेश्वर झील जो है ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। 1972 में से दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। हम बात करें सुपौल में पिपरामान झील है, सुपौल में पिपरामान झील है। ठीक है, इन्हें सोनबर्ग मन है, इधर सेमरी मन, सरैया मान, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, तो पिपरामान झील कहाँ है, सुपौल में। इसका भी महत्वपूर्ण उतना नहीं है। हम चलेंगे सहरसा में। सहरसा में जो झील है सिमरी झील आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका एक और नाम होता है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है भाई, तो सहरसा में है। ये आपका ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, देखिए इधर हम बात करें कैमूर। कैमूर में एक झील है अनुपम झील, और ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। आया था सवाल कैसे कि इसमें से कौन सा झील बिहार में नहीं है। ठीक है, इस तरह से सवाल आया था। तो अनुपम झील का ध्यान में होना चाहिए कि अनुपम झील कहाँ है भाई, बिहार में। तो इस पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कैमूर झील का, कैमूर में कौन सा झील है, अनुपम झील, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे राजगीर का। जैसे राजगिरी में तो इसमें नालंदा में, तो नालंदा में एक झील है उसका नाम है घोड़ा कटोरा। हाल में ही, ठीक है, हाल में ही कहने का मतलब वहां पे एक बुद्ध का 70 फीट का मूर्ति बना है, जिसे नालंदा आप देख रहे हैं। यहाँ पे राजगीर एक जगह है, ठीक है, आपको पता है पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पे झील है घोड़ा कटोरा। तो सवाल आ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट है ये, क्योंकि इसमें यहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति बनी है, तो सवाल आ सकता है। यहाँ पे 70 फीट मूर्ति बनी है। ठीक है, तो कहाँ पे है भैया, घोड़ा कटोरा में 70 फीट की मूर्ति। और बिहार की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है बुद्ध भगवान की। और पहला जो है जो हमारा कहाँ है, बोध गया में है, 80 फीट की मूर्ति। ठीक है, तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, राजगीर में। ठीक है, अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में। ओके, हम बात करेंगे यहीं पे, हम देख रहे हैं नालंदा के बगल में हम गया की बात करते हैं। तो गया में एक झील है उसका नाम है मुचा लिंडा झील। देखिए झील मुचा लिंडा झील है, एक्चुअली में उतना बड़ा झील तो है नहीं। क्या है कि आप जब जाइएगा बोध गया में कभी जाइएगा तो जो मेन टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल है, उसके ही मतलब कहने का मतलब उसके ही ग्राउंड में मतलब बना झील है एक, जिसको मुचलिंडा झील की बात कर रहे हैं। वहां पे बुद्ध भगवान का मूर्ति है, और बुद्ध भगवान की मूर्ति में ऐसा बनाया गया है कि उसमें पीछे से जो क्या बोलते हैं ना, नाग है ना, सर्प, तो उसको मतलब प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया कि बुद्ध भगवान मतलब ध्यान में है और वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको बाढ़ से। ऐसा मतलब कहानी इसके बारे में है कि बहुत ज्यादा तूफान आ गया था झील में, तो वही जो सांप है उसको प्रोटेक्ट किया था। तो मुचालिंडा झील है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है जो कि बोध गया में स्थित है। आपके यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। ठीक है, हम बात करेंगे कांवर झील का। कांवर झील बेगूसराय का झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। और देखिए इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कांवर झील की पहले बात करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जितने भी झील उत्तरी बिहार के झील ज्यादातर हैं,
वो कौन सी झील है? ऑक्सबाउ लेक है। क्यों ऑक्सबाउ लेक है? मैंने बताया था कि उनका गति तीव्र होता है, वो मेंड्रिंग करती है, विसर्पण करती है। मैंने बताया था कि विसर्पण करती हैं नदियां और कभी कभी रास्ता बदल जाती है तो ये बच जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक, गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील मैंने बताया था गोखुर झील के बारे में। तो ये जो कांवर झील आप देख रहे हैं ना, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं इसको और लिख दूं, ये गोखुर झील है एशिया की सबसे बड़ी। तो आपको एग्जाम में अगर पूछ दे ये बताइए एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है, तो कांवर झील जो कि बेगूसराय में। ठीक है, कांवर पक्षी अभ्यारण्य बोल दे ये भी सही है, क्योंकि ये भी कांवर पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां जहां झील आप देख रहे हैं ना, ज्यादातर पक्षी अभ्यारण्य बना दे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी झील हैं ये एक तरह से, जो गोखुर झील है ना, एक तरह से आकर्षित करते हैं बहुत सारे प्रवासी पक्षियों को। जैसे कि अब जब साइबेरिया के जो पक्षी आते हैं, ठीक है, साइबेरिया के पक्षी आते रहते हैं हमारे इंडिया में, तो इस तरह प्रवासी पक्षियों को अट्रैक्ट करने का जगह है ये कांवर झील की आप बात जो कर रहे हैं। और कांवर झील के साथ ही साथ कांवर झील में एक चीज हाल में ही बना है, वो बर्ड ब्रीडिंग स्टेशन। मतलब ये हुआ कि पूछ दे कि हाल में ही कहाँ पे बर्ड ब्रीडिंग स्टेशन बना है, मतलब कहने का मतलब पक्षी प्रजनन केंद्र कहाँ बना है, तो कांवर झील में बना, जो कि बेगूसराय में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये किस टाइप का झील है, तो फ्रेश वाटर लेक, आपको पता होगा फ्रेश वाटर तो होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई समुद्र कोई है नहीं, कोई ओशन है नहीं, तो ये तो झील तो हमारा कहने का मतलब, ये तो कहने का ये हो गया कि साल्ट लेक होगा नहीं, तो कौन सा लेक होगा, तो फ्रेश वाटर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ओके मीठे पानी का झील है। चलिए कांवर झील के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम चलते हैं, हमने सहरसा देख लिया, सिमरी बख्तियारपुर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुंगेर में खड़गपुर जिले, ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ से गोगाबिल महानंदा नदी के बारे में। ठीक है, हमने कमेंट देखा था कि लोगों ने बोला था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो महानंदा नदी है वो बिहार में नहीं मिलती है गंगा में, वो बंगाल में जाके मिलती है। सही आपका कहना है। हमने कब बताया था, हमने ये नहीं बताया, हमने बताया था कि जो महानंदा नदी है वो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। हमने ये बताया था, हमने ये नहीं बताया था कि ये मिल रहा है। ठीक है, अगर मैंने अगर सब बोला भी होगा तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो महानंदा नदी आपको पता है कि निकलता है कहाँ से, तो यहाँ पे नेपाल से। महाभारत श्रेणी आपको पता है, नेपाल में महाभारत श्रेणी है। महाभारत श्रेणी से कमला नदी, बलान नदी, फिर हम देखते हैं महानंदा नदी, ठीक है, बागमती नदी, ये तीनों नदियां निकलती है और ये जाके बंगाल में जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, तो महानंदा नदी और गोगा और जो हमारा गंगा नदी, इसके जगह पे ही, कहने का मतलब इसके एरिया में बना है गोगाबिल झील। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य भी दे देगा और गोगाबिल झील भी दे देगा। कहाँ पे है भैया? महानंदा नदी पे है। और ये स्थित कहाँ है? तो कटिहार में। कहाँ स्थित है? कटिहार में। अब देखिए बात करेंगे कि जो ये झील है इसको 2019 में संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला। तो ये ध्यान है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल में 2019 में इसे कम्युनिटी रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र, आप ठीक है हिंदी में संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला, क्योंकि जो ये झील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का काम करती है दो जगहों को जोड़ने के लिए। हम बात करेंगे इधर एक तरह से, हम बात करेंगे इधर जंगल है, फॉरेस्ट है, और इधर बीच में अगर मान लेते झील है, और फिर इधर टेस्टेल, मतलब कहने का मतलब कि हैबिटेट है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करती है और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी आते हैं, तो इसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला है 2019 में। ठीक है, तो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व मिलने वाला जो क्षेत्र है और झील है उससे बोलते हैं गोगाबिल झील है। और इसे आर्द्र भूमि का भी दर्जा मिला है। एक बहुत अच्छा चीज है। आपको आर्द्र भूमि के बारे में बताता हूँ, आर्द्र भूमि क्या होता है देख लीजिए। अगर हम अब ये देख रहे होंगे तो आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र भूमि मतलब कहने का मतलब वेटलैंड, दलदली क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो दलदली, जहां पे हमेशा पानी जमा रहता है और साथ साथ में वहाँ वनस्पति भी है, पेड़ भी है, छोटे छोटे पौधे भी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका काम है कि देखिए पहला बात, इसका बहुत सारा काम है। ये काम क्या करता है कि नीचे जो ग्राउंड वाटर आप देखते हैं जहां से पानी आता है, इसको रिचार्ज करने का काम करती है। ठीक है, इसको रिचार्ज करने का काम करती है। किस तरह से? देखिए यहाँ पे ये दलदली क्षेत्र है, हमेशा यहाँ पानी रहता है, हमेशा नमी रहता है। ठीक है, और ये बहुत सारे जीवों के लिए, बहुत सारे पक्षियों के लिए भी हैबिटेट का काम करती है, तो ये महत्वपूर्ण एक तरह से। ठीक है, और ये ग्राउंड वाटर का, तो यहाँ पे देखिए पानी है, पानी धीमा धीमा पोर्स से नीचे आता है और फिर जो नीचे वाला हमारा जो ग्राउंड वाटर, नीचे पानी, इसको क्या करते हैं? रिचार्ज करने का काम करती है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करता है वेटलैंड बहुत तरह से। आर्द्र भूमि में कुछ भी हो सकता है, चाहे तो दलदल भी हो सकता है, चाहे तो वो झील भी हो सकता है। ठीक है, दलदल हो सकता है, झील भी हो सकता है, कहीं भी बीच में पानी का जमाव है उसको भी हम आर्द्र भूमि बोल सकते हैं। लेकिन आर्द्र भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसे रामसर समझौता के तहत, रामसर
मतलब कहने का स्थल का मतलब दर्जा मिला है वो अलग हो गया। देखिए क्या हुआ कि ये सब का बहुत ज्यादा दोहन होने लगा। ये जो आप आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं, जब अर्बनाइजेशन होने लगा तो इसका बहुत ज्यादा दोहन होने लगा। मतलब यहाँ पे घर बनने लगा, ये होने लगा, तो वहां पर जो भी जीव रह रहे हैं, जो भी पक्षियां आ रही हैं यहाँ पर रहने के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। और ये हमारे इकोसिस्टम को ही प्रॉब्लम कर रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे आर्द्र भूमि रहता है वहां पे देखेगा वहां पर का जो लेयर है पानी का अच्छा रहता है। तो क्या हुआ कि चिंता हुआ देशों को, और 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता किया कि इसको बचाया जाए, जो भी आर्द्र भूमि का क्षेत्र है उसको बचाया जाए। तो उसको बोलते हैं रामसर समझौता, जो कि 1971 में हुआ। अभी इंडिया में बहुत सारे झील को, आर्द्र भूमि के क्षेत्र को, वेटलैंड को रामसर समझौता का दर्जा मिला। उसी तरह से गोगाबिल जो पक्षी अभ्यारण्य आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कटिहार में है, इसे भी आर्द्र भूमि का दर्जा मिला जा चुका है। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना था। हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे इंडियन का, वर्ल्ड का, तो उसमें अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां तक हमारा हो गया। अब देख लीजिए और भी कौन कौन से झील हम इसकी बात करते हैं। घोड़ा कटोरा देख लिया हमने, अनुपम झील की बात कर लिया हमने, कांवर का बात कर लिया हमने, सिमरी बख्तियारपुर का बात कर लिया हमने। ठीक है, चलिए अब हमने सारा झील के बारे में हम देख लिया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, बस थोड़ा सा हम बात आपका टाइम लेंगे, और वो हम बात करने वाले हैं। इसको हम हटाते हैं, ओके, देख लीजिए। अब थोड़ा सा हम बात करें कुछ गर्म कुंड की झरने। गर्म कुंड का नाम हॉट स्प्रिंग। देखिए आपको ये सवाल इसमें आता है, ठीक है, इसका सवाल आता है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक एक सवाल सोल्व होना चाहिए बीपीएससी में, अगर आपका आ जाए बिहार से रिलेटेड सवाल। तो कुछ कुछ गर्म कुंड के झरने हैं, जैसे कि सप्तधारा, वहां से गर्म पानी निकलता था, ठीक है, सप्तधारा हो गया, सूर्य कुंड हो गया। ये आपको बस नाम याद रखने हैं, ठीक है, सूर्य कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड, ओके। तो और नाना कुंड, ये जो जितने आप कुंड देख रहे हैं सबका नाम ध्यान रख लीजिए। सप्त, सूर्य, मखदूम, ब्रह्मपुर, ब्रह्मकुंड और नाना कुंड, ये सब कहाँ है? राजगिरी में। कहाँ है? राजगिरी में, ठीक है, राजगीर में है, ठीक है। अब तो राजगीर इसको बोलते हैं, ओके, राजगीर में है, न, जो कि नालंदा जिले में, ठीक है। अब हम कुछ कुछ कुंड, मुंगेर में भी जो गर्म पानी के कुंड है, हम इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ओके। तो लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड, ठीक है। कुंड को क्या, गर्म कुंड को क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग, ठीक है, यह ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। रामेश्वर कुंड, राम लक्ष्मण सब ये ध्यान रखेगा, ठीक है, इसे याद करने का तरीका आ जाए। रामेश्वर कुंड। हम बात करेंगे गोमुख कुंड, ओके, सीता कुंड, ओके, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये सारे कुंड कहाँ है? मुंगेर में। तो कभी कभी सवाल में आता है आपको कि इनमें से कौन सा कुंड राजगीर में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अगर याद रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि राजगीर में कौन सा नहीं है। लक्ष्मण रह जाएगा ऑप्शन में, तो लक्ष्मण मार दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं, ओके। चलिए झरना की बात करते हैं, तो ककोला झरना हमारा है बिहार में, ककोलत झरना, ओके, 160 मीटर की हाइट पे है। कहाँ है? नवादा जिले में है। कहाँ है? नवादा जिले में, ठीक है। करकट झरना है, कहाँ है? कैमूर में, ठीक है। और कैमूर, कैमूर में क्या है? कैमूर जीव अभयारण्य भी है। तो ये भी एक सवाल आपका आ सकता है कि कैमूर जीव अभयारण्य कहाँ है? कैमूर जीव अभयारण्य तो कैमूर में होगा, कंफर्म है, ठीक है। इसी के आसपास में है करकट जलप्रपात है, ककोला जलप्रपात है, ठीक है। ये सब हमारा कहाँ है? ककोलत हमारा नवादा में, करकट हमारा कहाँ है? कैमूर में। तो जो भी महत्वपूर्ण हो सकते थे मैंने उन चीजों को कवर किया है। अब हम जो चलने वाले हैं, जो मेन टॉपिक हमारा है, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। हम पढ़ेंगे इसमें कि बिहार में कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं। इसे सवाल बहुत ही जबरदस्त आते हैं जो कि आप गलत कर पाइएगा। चलिए इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं सॉइल्स के बारे में, जो बिहार में कौन कौन से सॉइल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, मैप से समझते हैं तो चीजें हमारा अच्छा से क्लियर होता है कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था कि भाई ऊपर वाले जो क्षेत्र में, इधर पूर्वी चंपारण का, सॉरी, पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवालिक शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय के जो नीचे वाले क्षेत्र है, या जो यहाँ पे मिट्टी मिलती है, इसको बोलते हैं भैया पर्वत पादीय मिट्टी, ओके। पर्वत पादे मिट्टी मतलब पर्वत के पाद, मतलब कहने का मतलब कि जो पैर है, फुट हिल टॉप जो बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं, वहां पे जो मिट्टी मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं पर्वत पादे मिट्टी। इंग्लिश में बोलते हैं तो पिडमेंट सॉइल, पिडमेंट सॉइल, पिडमोइंट सॉइल, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पिडमेंट सॉइल हमारा पश्चिमी क्षेत्र, चंपारण के क्षेत्र में मिलता है। और ये जो सॉइल होते हैं इनका क्या है कि एसिडिक होते हैं, बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, साथ में इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है। तो इसमें कहने का ज्यादा उपजाऊ है नहीं, ये उतना तरह बहुत बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी है,
ठीक है, अम्लीय ह्यूमस होती है, ठीक है, ये आपका चीजें क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्र में। अब देखिए हम बात करेंगे, जब हम जब पढ़ेंगे हिमालय तो हम देखेंगे एक चीज कि हिमालय के जो नीचे वाला कुछ पट्टी, चौड़ी पट्टी कहने का मतलब हिमालय, जैसे देखिए अगर मैं आपको मैप में समझाऊं, ये अगर हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, तो देखिए जो ये जो नीचे वाला एरिया है ना, नीचे वाला, जैसे ही कि हिमालय खत्म हुआ पर यहाँ पर कोई भी एरिया है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। कभी कभी आप नाम सुना होगा कि नेपाल के तराई में, हिमालय के तराई में नेपाल बसा, इस तरह से। तो ये तराई क्षेत्र होता है, ये तराई क्षेत्र होता है। अब देखिए जो जैसे हिमालय खत्म होता है, तो जो ये पहला जो क्षेत्र आपको मिलता है, ये जो आप देख देख पा रहे होंगे, मैं इसको अलग से बनाता हूँ, ये क्षेत्र को बोलते हैं भावर का मैदान। क्या बोलते हैं? भावर का मैदान। ये भावर का मैदान क्या है ना कि कंकरीला होता है, पथरीला होता है। तो जब यहाँ से नदियां आती है तो इसके अंदर चली जाती है, गायब हो जाती है, और फिर जाकर तराई में निकलती है, तराई वाला क्षेत्र में निकलती है। और तराई वाला क्षेत्र जो होता है, बहुत ही, कहने का मतलब नमी इसमें ज्यादा होता है, और जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है। क्योंकि मैंने बताया है कि देखिए अगर हम गंगा नदी से दो भागों में अगर बांटते हैं बिहार को, ठीक है, देख लीजिए, तो आप चीजें आप देख पाइएगा कि ऊपर में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, ऊपर ज्यादा बाढ़ भी आता है, आपको पता कंफर्म है, क्योंकि इधर से जो आती है बंगाल की खाड़ी से वर्षा है, ऊपर में हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पे वर्षा के जो हमारा मानसून को लौटाती है, यहाँ पे ज्यादा बारिश कराती है। धीमा धीमे इधर जाएगी, इधर कम बारिश होने लगा धीमा धीमा, मैं क्लाइमेट में बताऊंगा चीजों को, ओके। और इधर तो कम वर्षा होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये तराई जो बेल्ट है, इसको बोलते हैं तराई बेल्ट। क्या बोलते हैं? तराई बेल्ट। पट्टी है, कहने का 3 से 5 किलोमीटर दूर तक चौड़ी पट्टी है, ओके। तो चौड़ाई में कहने का 3 से 4 किलोमीटर है, ठीक है। और ये यहाँ से कहने का मतलब, ओके। तो जो ये यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है, इसको बोलते हैं मार्सी सॉइल। तराई क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसको तराई मिट्टी बोल सकते हैं, और मार्सी सॉइल भी हम बोलते हैं, ओके। पर्वत पात, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये पाया जाता कहाँ भैया? तो उत्तरवर्ती सीमा क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर में है और ये बाउंड्री लाइन पे है, तो उत्तरवर्ती सीमा क्षेत्र में। चीजें आपका सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ओके। ओके, अब पर्वत पादी मिट्टी पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वी पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी में है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे इसमें ज्यादा नमी है, ज्यादा पानी यहाँ पे पड़ता है। ये जो मिट्टी ज्यादा, कहने का यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, तो इस मिट्टी में जो होता है फसल, वो कौन सा फसल होगा? तो जो ज्यादा पानी खोजता है, तो ज्यादा पानी कौन सा फसल खोजता है बताइए? धान खोजता है। और कौन सा? जूट हो गया। तो आपको पता हो कि यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे इलाका है, किशनगंज का इलाका है, वहां पे होता है जूट, ठीक है, साथ में गन्ना। तो जूट और गन्ना ये सब कौन सा सॉइल में होगा? तो मार्सी सॉइल में, यहाँ पे ज्यादा पानी है, ओके। चलिए अब हम बात जो करेंगे, मैं जो मैप बनाने वाला हूँ, इधर मैं थोड़ा सा इधर ये मैप बनाता हूँ, मैं सबको बारे में समझाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना, ओके। हर चीज का यहाँ पे सोल्यूशन है हमारे पास, ज्योग्राफी के और पॉलिटी को लेके। और पॉलिटी का वीडियो जल्दी आएगा, तो आप उसके लिए इंतजार करिए थोड़ा सा, समय हमारे पास बहुत ही कम है, ओके। ये बांगर मिट्टी, ये खादर मिट्टी, ठीक है। अब देखिए हमने ऑलरेडी जो हमारा कहना है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, अलबियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, इसे हम दो भाग में बांटते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो गई उसे बोलते हैं बांगर, जो जलोढ़ मिट्टी नई है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। नई है उसको क्या बोलते हैं भैया? खादर। जो पुराने उसको बोलते हैं बांगर। कभी कभी बोलते हैं ये भंगार हो गया, मतलब पुराना हो गया, तो बांगर मिट्टी इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये देखिए जो नई मिट्टी वो तो भाई बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ही ज्यादा, कहने का मतलब कि फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ, बहुत ज्यादा, इसमें कोई भी फसल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ पता है कि आपको बहुत ज्यादा बाढ़ आती रहती है, बार बार यहाँ पे जो नदियां बाढ़ लाती है, तो बार बार नदियां जो अपना सेडिमेंट लेके आती है, और जो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पे पूरा खादर मिट्टी का जाल बिछा, करने का तो पूरा परत बिछा हुआ, तो यहाँ पर हर फसल होगा, हर फसल होगा। और जो फसल ज्यादा पानी खोजेगा वो तो होगा ही। तो आपको पता है कि इस साइड में जो पूर्णिया है, इस साइड में क्या भैया? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। तो पूर्णिया में क्या होता है, इस सबसे ज्यादा, ये सवाल देखिए आया है कि पटसन या जूट, तो पूर्णिया में जूट की खेती और पटसन की खेती सबसे ज्यादा होता है, मतलब पूरे कहने सबसे ज्यादा जूट कहाँ उत्पादन होता है? तो पूर्णिया में, बिहार में, ठीक है। और 63वीं बीपीएससी का ये सवाल है, ओके। बोला कि जूट की खेती इनमें से किन में होता है? तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि जूट के लिए चाहिए जाता पानी, और ज्यादा पानी के लिए चाहिए भैया कौन सा? तो उत्तरी बिहार में जाएंगे पहला बात, दक्षिण बिहार में तो जाएंगे नहीं, और उत्तरी बिहार में जाएंगे जहाँ पे खादर मिट्टी पाया जाता है। तो इस चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ओके।
अब देखिए क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के बीच में क्षेत्र, दोस्तों क्या बोलते हैं दोआब। तो वर्षा जो होता है ना, जो बाढ़ होता है, ये बीच वाला क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती। बाढ़ आया ले ले चला गया मिट्टी को इधर चारों तरफ, लेकिन बीच वाला मिट्टी जो है ये पुराना का पुराना रह जाता है, पुराना का पुराना, इस पे नया एल्यूवियम का डिपॉजिट नहीं हो पाता है। तो इस मिट्टी को बोलते हैं वांगर सोइल, वांगर मिट्टी। और ये मिट्टी का क्या खासियत है भाई, कि अगर इसको पानी दे देते हो, इसमें अगर पानी की अगर व्यवस्था आप कर देते हैं, तब ये तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा। अगर नहीं, अगर पानी अगर इसको कम भी मिल रहा है तो फिर भी तो फर्टाइल है ही। ठीक है, तो इस वाला क्षेत्र में क्या मिलता है, वांगर मिट्टी पुरानी। ठीक है, तो आप इस तरह के क्षेत्र को देख सकते हैं कौन कौन जिला है। ओके, अगर हम बात करेंगे इधर वाला क्षेत्र को, ठीक है, इधर वाला क्षेत्र को बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा है बताइए जल्दी से। यहाँ पे कौन कौन सा जिला है, बक्सर है, भोजपुर है, आरा है। ठीक है, आपको पता होगा। तो ये जो क्षेत्र है भाई, ये जो क्षेत्र है, ओके, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है, इसको मिट्टी को अगर हम बोलेंगे तो ये तो है बांगर मिट्टी, ये तो है बांगर मिट्टी, लेकिन इसको हम क्या भाई कहीं के आपको देखने को मिलेगा बल सुंदरी मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी। तो बल सुंदरी मिट्टी, बांगर मिट्टी, ये सब कहाँ हो गया भाई, तो इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, बीच में गंगा नदी मैंने बनाया नहीं सही, ठीक है, बीच में गंगा नदी। ओके, चलिए, ओके, यहाँ तक कि तो बलसुंदरी मिट्टी हमारे इस क्षेत्र में पाया था, कौन सा, तो पश्चिमी क्षेत्र में पाया था। ओके, तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप एक बार मैप को अगर ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि अब हमने ऊपर वाला चीजों को कर लिया क्लियर, अगर हम नीचे आते हैं, अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे में पता है कि आपको वर्षा कम होती है। ओके, ये तो कंफर्म आपको पता है कि नीचे वाले क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, और यहाँ जो मिट्टी होगी वो कंफर्म है कि पहला बात बांगर मिट्टी होगी, क्योंकि यहाँ बाढ़ आता नहीं है, बाढ़ तो कभी आता नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्षा नहीं होगी। तो देखिए मैं इधर थोड़ा मैं बना रहा हूँ, इधर मैं पूरा मैप को समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी बीच वाला जो बेल्ट देख रहे हैं, ये देखिए मैं गंगा नदी को ज्यादा चौड़ा बना दिया, तो मैं इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ओके, चलिए गंगा नदी में बना दिया, ठीक है, चलिए गंगा नदी पूरा हो गया। अब देखिए, तो गंगा नदी के जो नीचे वाला जो ये जो आप बेल्ट, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टाल क्षेत्र। क्या बोलते हैं, टाल क्षेत्र। ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना, मैं इसको अच्छे से लेता हूँ, ये है टाल क्षेत्र। क्या भैया, टाल क्षेत्र, ये 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के, तो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, जिसे टाल क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है, ये टाल मिट्टी मिलती है, जो कि बक्सर से यहाँ पे देखेंगे और भागलपुर तक के क्षेत्र को बोलते हैं। यहाँ पे टाल मिट्टी है। कौन सा मिट्टी भैया, टाल मिट्टी। अब टाल मिट्टी क्या है, ये ज्यादा उपजाऊ तो उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बगल में जो गंगा नदी है, तो नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है कहीं ना कहीं उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे जो फसल होते हैं रबी फसल होते हैं। ठीक है, जिसको, ठीक है, रबी फसल जैसे गेहूं, जिसको कम पानी, ज्यादा ज्यादा पानी की जरूरत ना पड़े, गेहूं हो गया, सरसों हो गया। ओके, चलिए अब नीचे आएंगे हम। तो ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें पहला बात तो बांगर मिट्टी है, ये तो कंफर्म है बांगर मिट्टी, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो है ही। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी नदियां, गंगा नदी है, ये सब नदी यहाँ पर से निकलती है, और जहां पे ज्यादा नदियां वहां पे मिट्टी तो पहला बात तो मिलेगा ही बांगर मिट्टी। कहने का मिट्टी जो है हमारा जलोढ़ मिट्टी तो मिलेगा ही। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी में कौन सा टाइप है, तो बांगर मिट्टी का टाइप, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है इसका नाम अलग, तो यो आपको ध्यान रखना है, यही सवाल तो आता है पूरा। इसको देखिए, सॉरी, करैल, केवाल मिट्टी। ठीक है, क्या हुई, करैल केवाल मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं अच्छे से कि कौन कौन से एरिया, बताइए जल्दी से, यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे जिला पड़ता है। भागलपुर हो गया भैया, बक्सर इधर हो ही गया, ठीक है, और ऊपर में अगर बात करेंगे नालंदा हो गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो करैल केवाल मिट्टी का क्या है ना, कि जल धारण क्षमता ज्यादा है। अगर इसको पानी मिल जाए, इसको पानी मिल जाए तो क्या ही बात है कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। क्योंकि अगर इसको पानी की मात्रा, अगर पानी कहीं से इसको उपलब्ध करवा दें, तो ये इसमें बहुत ज्यादा सारा फसल हो सकता है, सारा फसल हो जाएगा। तो पता है कि आपको नालंदा में बहुत ज्यादा सब्जी उत्पादन उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर अब करेल कवाल मिट्टी है, और यहाँ पे करेल कवाल मिट्टी होने के कारण यहाँ पे पानी का व्यवस्था भी हर जगह, सिंचाई आप देखते हैं ट्यूबवेल से हो गया, या तो कोई नहर है। आपको पता है कि यहाँ पे सोन नहर परियोजना आपने बना था 1974 में, कि वहां से पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन नहर निकलता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र आसपास के हैं, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, तो यहाँ पे सारे फसल की व्यवस्था आप देखने को मिलता है, सारे फसल आपको देखने को मिलता है। चलिए, ठीक है, अब देखिए सवाल आया था एग्जाम में कि चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है।
अच्छा चंपारण कहाँ है यहाँ पे, मुजफ्फरपुर कहाँ है यहाँ पे, दरभंगा कहाँ है यहाँ पर, तो कौन सा मिट्टी होगा, खादर मिट्टी होगा, कंफर्म है, बाई मैप आप देख सकते हो। ओके चलिए अब देखिए इधर वाला एरिया को देखते हैं, जो आप ये कौन सा कैमूर है, हमने कैमूर का पठार है, और साथ में ये जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी बताएंगे विंध्यन पर्वतमाला जो चित्तौड़गढ़ से फैला हुआ है कैमूर तक। तो ये विंध्यन पर्वतमाला में ज्यादातर आप देखिएगा ना तो एक पत्थर पाया था रेड सैंड स्टोन, लाल इमारती पत्थर जिसको बोलते हैं, लाल बालू पत्थर बोलते हैं, जिससे कि आपका कहने का मतलब बहुत सारा लाल किला जो भी देख रहे हैं ये सब बना उसी से। ओके तो रेड सैंड स्टोन है, तो यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी भी होती है रेड सैंड सॉइल, लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी है जो ये उपजाऊ नहीं होती है, ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, यहाँ पे मोटे फसल होंगे, मोटे अनाज होंगे, जैसे बाजरा हो गया, कम उपज है, ठीक है, ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है अब देखिए ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं इसमें गया हुआ भी आ जाता है, ठीक है, गया है पटनोथो, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है भैया गया जमुई मुंगेर, जो ये जो क्षेत्र है इसमें मिलती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का क्या खासियत है कि ज्यादा उपजाऊ तो नहीं होती है, लेकिन उपजाऊ होती है, उतना ज्यादा नहीं जितना कि मैं ये सब जो आप देख रहे हैं करेल कवाल मिट्टी हो गया, ऊपर वाले क्षेत्र की ओर देख रहे हैं, तो उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन उपजाऊ तो होती है, ऐसा नहीं आप कह सकते कि बंजर तो नहीं है। ठीक है तो ये मिट्टी को बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। इसको कहीं कहीं नाम एक देखने को मिलता है आपको जो एग्जाम में पूछ सकता है, बलथर मिट्टी। कौन सा भैया, बलथर मिट्टी। अच्छा ऐसा क्यों है कि इधर में अच्छा मिट्टी इधर में कम है, क्योंकि इधर ज्यादा वर्षा होती है। क्यों होती है कि मैंने बताया था कि यहाँ पर से जब देखिए इधर से जब बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें उठती है, हिमालय पर्वतमाला ऊपर में है, यहाँ पे रोकता है और इधर वर्षा करवा देती है, और धीमा धीमा इधर जब इधर की ओर जाएंगे इधर की ओर, तो इधर हमारा जो कम वर्षा होगा, मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इधर तो वह वर्षा बहुत ही कम हो पाती है। तो आपको पता है कि ऊपर में ज्यादा वर्षा होती है, इधर पे कम वर्षा होती है। ठीक है ज्यादा मतलब बहुत कम, मतलब उधर के मुकाबले ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कम होती है। ठीक है और इधर इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, बलथर मिट्टी, लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। यहाँ पर भी सारे फसल होते हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलता है गेहूं धान सब कुछ, लेकिन उतना ज्यादा हैवी फसल नहीं हो पाता है। ठीक है आपका जो भी चीजें था, जो मिट्टी से रिलेटेड जितना भी चीज था मैंने कर दिया। आप देखिए कहीं कि आपको मिलता है कि कगारी मिट्टी कहाँ मिलती है, तो कगारी मिट्टी नदी के किनारे का जो मिट्टी होता है ना, नदी के किनारे, उसको बोलते हैं कगारी मिट्टी। तो कगारी मिट्टी तो हर जगह होगा। ठीक है तो चलिए आपको हो गया लाल पीली मिट्टी आपने देख लिया, रेड सैंड सॉइल आपने देख लिया, करेल केवाल मिट्टी आपने देख लिया। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरह से, तो उसमें आपको अच्छे तरह से आप उस नोट्स को रख सकते हैं। ओके चलिए मैं आपको एक अब यहाँ पे मैं एक मैप बुलाऊंगा और उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि भाई देख लो कौन कौन सा जिला में कौन कौन सा मिट्टी है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, और वहां से आप सवालों को कर पाइएगा। जितना भी ज्यादा हो सकता है मैं उतना ज्यादा करवा रहा हूँ। अब अगले हम लेक्चर में आएगा लेके उसमें हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में देखेंगे, और हो सकता है क्लाइमेट के बारे में, जो जो टॉपिक बचा मैं आपको सब एक दो वीडियो में और मैं करवा दूंगा। ओके देखिए चीजों को आप समझ रहे होंगे। अब मैं अपने आपको मैंने यहाँ पे मैप क्यों लाया कि आपको एक दिमाग में मेमोराइज हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा मिट्टी। ठीक है खादर मिट्टी का बेल्ट कौन कौन सा भैया, वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया सहरसा मधेपुरा, ये सब खादर मिट्टी का बेल्ट है। और अगर ऊपर बात हम तराई मिट्टी का, देखिए तराई मिट्टी का बेल्ट कौन सा है, देखिए ईस्ट चंपारण का, थोड़ा सा सीतामढ़ी का, मधुबनी का, सुपौल का, जो बंगाल से सॉरी नेपाल से सीमा साझा करता है वो सारे, ठीक है वो सारे मतलब कहने का मतलब जिला। ये देखिए वेस्ट चंपारण हमारा, यहाँ पे कौन सा मिट्टी मिलेगा, तो पर्वत पादी मिट्टी ऊपर वाला भाग में, और इधर नीचे वाला भाग में क्या मिलेगा, तो हमारा खादर मिट्टी। ओके बांगर मिट्टी कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए इसके नीचे वाले क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलेगा। ओके इधर बरसुंदरी मिट्टी मिलेगा। ओके अब देखिए यहाँ पे टाल मिट्टी मिलेगा, इस क्षेत्र में गंगा के नीचे वाला बेल्ट में 8-10 किलोमीटर बेल्ट में। यहाँ पे मिलेगा आपको कहने का मतलब बलसुंदरी बलथर मिट्टी लाल पीली मिट्टी, इधर आपका मिलता है बलसुंदरी मिट्टी, यहाँ पे आपका मिलता है रेड सैंड सॉइल। ओके सारा चीज मैंने आपको करवा दिया, और इसको मैप को देखिएगा, आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा कुछ दिनों बाद। तो उससे क्या होगा कि आपको वेबसाइट पे जा सकते हैं, बीपीएससी का जो वेबसाइट हमारा बीपीएससी प्लेटफॉर्म का, वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, सारा पीडीएफ। चलिए आपका चीजें क्लियर होगा, तो आप चीजों को समझ गए होंगे, तो आप ऐसा करिए कि लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर किया करिए कि जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको हेल्प हो। ठीक है और इस तरह से हम पूरे ज्योग्राफी को खत्म करेंगे अच्छे तरीके से। आपको परेशान नहीं होना कि मैं एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपको इतना परेशान नहीं होना है, टाइम लगेगा लेकिन एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। जो अगले बार एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो अभी एग्जाम देंगे उनके लिए बिहार वाला तो काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए तो इस चीज को हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।